चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए अच्छा भी था और मतलब ब्रॉडर मार्केट्स के लिए तो खरीदारी का दिन ही था। तो लास्ट आवर में थोड़ी बहुत सेल ऑफ जरूर आई हायर लेवल से, लेकिन फिर भी इंडेक्स में करीब 48 अंकों के आसपास की बढ़त रही। निफ्टी में, सेंसेक्स में भी करीब 1/4% के आसपास का उछाल था। मिड कैप इंडेक्स ने आज रिकॉर्ड स्तर फिर से बनाए। 38,800 के रिकॉर्ड स्तर बंद होते होते 38,600 के 700 के नीचे कहीं बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में खरीदारी थी। निफ्टी बैंक में आज खरीदारी थी। 1.25% का उछाल वहां देखने को मिला। सिलेक्टिव आईटी में खरीदारी थी। मेटल में उछाल था और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज तो बनी रही हैं। लेकिन आज अदानी समूह लास्ट आवर में जोरदार बिकवाली में आया, लेकिन अदरवाइज बैंक्स, फिनेंस, आईटी, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पे खरीदारी, एफएमसीजी में प्रेशर, फार्मा में प्रेशर, जहाँ पर सिलेक्टिव बिकवाली का दौर वहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा सत्र और अच्छे सत्र में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बनते हुए दिखाई पड़ी। स्टॉक स्पेसिफिक कैसे कह सकते हैं कि आप एफ&ओ के टॉप गेनर्स को अगर देखेंगे तो उसमें सिलेक्टिव फार्मा के नाम, सिलेक्टिव आईटी के नाम, पॉली कैब जैसा स्टॉक हुआ या फिर एचएएल जैसा स्टॉक हुआ अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा, या फिर टाटा कम्युनिकेशन हुआ अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा। जुबिलेंट इंग्रेविया बहुत समय बाद आज वापस में तेज़ी आई। ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बन रही थी। केमिकल में आज खरीदारी थी वैसे, अदरवाइज तो वही टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रही थी। लेकिन मेजरली मार्केट्स में बाइंग स्टॉक स्पेसिफिक ही है और ब्रॉडर बेस कैश मार्केट के शेयरों में या स्मॉल कैप, मिड कैप में वहाँ तो ज़ोरदार तेज़ी चल रही है। तो थोड़ा कॉशियसली स्टांस के साथ आप वहाँ बने रहिए। और बिकवाली लास्ट आवर में थी। अदानी समूह में कोई रीज़न ट्रिगर नहीं दिखा, लेकिन हाँ बिकवाली वहाँ पर ज़रूर थी। ऑब्वियसली बात है, थोड़ी बढ़िया तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग भी आने को तैयार है। 15% अगेन एक हफ्ते में आ जाएगा स्टॉक्स में, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग तो देखने को मिलेगी ही। ऐतिहासिक दिन है आज चंद्रयान के संदर्भ में भी और चेस गेम के चक्कर में भी, लेकिन मार्केट के अंदर ज़रूर एक इतिहास बना कि आज मिड कैप इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। चलिए इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और दोनों तरह के जो सवाल हैं, यानी कि फेसबुक पर आने वाले सवाल और यूट्यूब पे आने वाले सवाल, दोनों को ही शामिल कर लेते हैं। तो पहला सवाल तो हम लेंगे यूट्यूब नहीं, फेसबुक से, जो हमारे पास आने शुरू हुए हैं। और सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है वो है अदानी ग्रुप में क्या हुआ। अश्विन जी, आज ऐसा तो कुछ नहीं पता मुझे कि कोई न्यूज़ तो नहीं सुनी कि अदानी ग्रुप में क्या हुआ। सेबी का आउटकम आना है 29 तारीख को, उससे पहले अगर आ जाए तो बात अलग है, लेकिन डेडलाइन 29 तारीख तक की है। और मतलब जो सेबी में रिपोर्ट जमा करनी है और उसमें अभी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ पता नहीं है, तो क्या आउटकम आता है वो डिपेंड करता है। लेकिन बढ़िया तेज़ी आई थी पिछले एक हफ्ते में, तो वो हफ्ते की तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं जो देखने को मिली है। तो बहुत बड़ा जर्क रिएक्शन तो नहीं था, लेकिन आज 6-7% ही तो टूटा है एक हफ्ते में। अदानी ट्रांस मुझे पता है 17% के आसपास चला था और उसमें से आज अगर 7% निकाल भी दो तो बहुत बड़ा कोई सेल ऑफ तो नहीं लग रहा मुझे फिर भी। ठीक है, बाकी आप वेट एंड वॉच करो, कोई न्यूज़ फ्लोज आएगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं सुना। और सो फार फंडामेंटल में भी कोई बदलाव नहीं है। तो अदानी ट्रांस और अदानी पावर स्टिल इंटैक्ट ऑन बाय साइड पर। एचएएल सर, सुमित जी, एचएएल केस में मतलब आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सेम आईआरसीटीसी वाली स्टोरी डेवलप हो रही है जो आईआरसीटीसी में कुछ साल पहले डेवलप हुई थी, जब वो एक तरफा तेज़ी दिखा के गया था। उस टाइम पर वो भी वन ऑफ द बेस्ट शेयर माना जाता था इंडस्ट्री का। अच्छे प्रोमिनेंट स्टोरीज थी उसके पीछे फॉलोअप करने के लिए, और कहा जाता था मोनोपोली बिजनेस है, कोई पीयर नहीं है, कोई दूर तक सामने आएगा नहीं, इसकी ग्रोथ तो ज़बरदस्त रहेगी ही। सब कुछ उस समय पर इनके फेवर में होता है ना, भाव के हिसाब से भावनाएं बदलती हैं। तो जैसे बीएचईएल कुछ दिन पहले था, नहीं अच्छा था, आज सब अच्छा लगने लग गया सबको एकदम से 120-130 पहुंचने के बाद। तो जैसे जैसे भाव बदलते जाएंगे भावनाएं बदलती जाएगी। तो आज एचएएल तेज़ी दिख रही है। अगर मैं आज मंदी बोलूँगा तो आपको बुरा ही लगूंगा, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मंदी करो। मैं ये कह सकता हूँ कि आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखना। अगर पैसा बन रहा है और बढ़िया पैसा बन रहा है तो आप पैसे में से बहुत बड़ा हिस्सा निकाल लेना अपनी कैपिटल का, और कैपिटल प्लस प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा भी निकाल लेना। कुछ पैसा चाहो तो छोड़ देना, लेकिन अगर आपने पैसा नहीं बनाया और आपसे रैली मिस हो गई है तो अब इसको मिस ही रहने दो। बहुत रैलियाँ ऐसी मिलती रहेंगी पूरी ज़िंदगी में, इसको मिस करने में कोई बड़ा हार्म नहीं है। क्योंकि अगर कहीं एक बारी बोनस स्प्लिट, एडजस्टमेंट्स, इक्विटी ऑफलोड या ऊपर ओएफएस आ गया तो फिर उसके बाद बहुत लंबे समय के लिए चला जाएगा। यही और मझगांव डॉक की भी कुछ ऐसी स्टोरी दिख रही है। वो भी अभी वर्मा भी बुल दिख रहे हैं सबके सब। हो सकता है मझगांव यहाँ से और भी चल जाए, लेकिन स्टांस थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ही रखना, क्योंकि पीएसयू में हमेशा ऊपर के लेवल पे माल बिकने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरे करने होते हैं। अभी बीएचईएल नहीं चला बहुत, तो ये एक बार को चल सकते हैं। इस तरह के स्टॉक जो नहीं चले, नालको, बीएचईएल, निवेली,
ये सब नाम जो हैं ये इतने नहीं चले कंपेरेटिवली इनके, तो इनमें एक बार को मूव आ सकता है। लेकिन अभी सब कुछ बुल साइड पर है और मिड कैप तेज़ी में है, कैश मार्केट शेयर तेज़ी में है, तो इसीलिए थोड़ा मतलब आपका जो स्टांस होगा वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए यहाँ पर तमाम स्टॉक्स को लेकर। और एचएल तो खासा तौर पे एचएल और माज़गांव डॉक, इन पे तो बहुत ही कॉशियसली स्टांस रखना अपना आप। इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। कुछ यूट्यूब के सर ये भी सवाल आ रहे हैं। सर, माय वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आर अल्काइल अमाइन 3500, आईएक्स 170, एलआईसी 900 एंड बालाजी अमाइन 2700। व्हाट शुड आई डू? बालाजी अमाइन नंबर्स नहीं दे रही है कंपनी, नंबर्स के साथ साथ उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। अभी क्लैरिफिकेशन आया तो नंबर आएंगे और नंबर खराब ही आएंगे, इसीलिए इन्होंने इतना डिले भी किया। तो बालाजी अमाइन इसलिए टूट रहा। एलआईसी आईपीओ के टाइम से ही मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि अवॉइड एज मच एज यू कैन। अब वो 600 रुपये में बहुत बुरा है नहीं, तो बने ही रहो, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। थर्ड इज़ दिस आईएक्स, ये भी अगेन आईआरसीटीसी का ही भाई है, एक तरफा तेज़ी दिखाने के बाद इस कंसोलिडेशन में फंसा है। तो अब पावर चलना शुरू हुआ है, थोड़ा पिकअप आए, तेज़ी का इस्तेमाल करना, थोड़ा निकल जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अल्काइल अमाइन, मतलब अल्काइल अमाइन कंपेरेटिवली बाकियों में सबसे बेटर पोजीशन है सोफार, तो यहाँ ही बने रहो। केमिकल वैसे भी सबड्यूड है, तो आपके जो दोनों सेक्टर हैं केमिकल एंड पीएसयूज एंड आईएक्स, ये सब वो सेक्टर इन स्टॉक्स है जो कि बहुत समय से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं, न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव हैं। तो आप बड़ी फ्लोट वाले स्टॉक में फंसे हैं, और दोनों में तब फंसे हैं आईएक्स एंड एलआईसी एंड आईएक्स में, जबकि दोनों एक तरफा मुंह दिखा चुके हैं। एलआईसी तो ज़्यादा चला ही नहीं जब से आईपीओ आया तब से, लेकिन वो आईपीओ भी लग रहा था लेने लायक नहीं है। लेकिन आईएक्स का अगेन, तो मतलब मैं कभी भी इन सब में से किसी के ऊपर नाम तेज़ नहीं बोला है। तो आज आप तेज़ी पूछ रहे हो तो मुझे उम्मीद नहीं कि यहाँ बहुत तेज़ी आएगी, बट एटलीस्ट आप लॉस झेल चुके हो बड़ा, और बहुत नीचे के लेवल देख चुके हो, तो अभी तो फिलहाल बने ही रहो, ज़्यादा बेटर है। ओके, आज के लिए सर अडानी ग्रुप के शेयर क्यों टूटे, कोई बड़ी गिरावट है? जुबलेंट इंग्रेविया आज बहुत भागा, बहुत बहुत धन्यवाद। एमएमटीसी क्यों भागा आज? बालू सर, पहली चीज़ तो अडानी शेयरों में ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। आपके पास है, आप बने रहो। सो फार मेरे सर एक दिन में भावनाएं नहीं बदलती हैं, मैं पहले आपको साफ कर दूँ। कल भी मुझे अडानी ट्रांस और अडानी पावर सही लग रहा था, आज भी मुझे अडानी ट्रांस और अडानी पावर सही लग रहा है। तो मेरी भावनाओं में क्वार्टरली नंबर के अंदर ही बदलाव आएगा, जब तक नंबर नहीं बदलेंगे। तो नंबर देख के मुझे सही लग रहे हैं, तो आज भी सही लग रहे हैं, रेस्ट आपकी कॉल है। एक दिन के झटकों से इतनी आसानी से नहीं बाज़ार में घबराया जाता। अगर रही बात अडानी की, तो ये बात सही है कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है, इसीलिए वो झटके दिए जाते हैं बीच में, ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो जाए। तो वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अभी इसमें एक बड़ा इवेंट अवेटेड है, वो है इनकी 29 तारीख की आउटकम। तो देखते किसके फेवर में आता है। बट नंबर्स इसलिए दोनों को सपोर्टिव बोले हुए मैंने, अडानी ट्रांस और अडानी पोर्ट के, अडानी पावर के, कि अगर नेगेटिव सेट आउटकम आ भी गया तो भी वहाँ नंबर उन्हें बचा लेगा। जैसे आज के फॉल में आपने देखा होगा अडानी विल्मर नहीं टूटा, क्यों टूटेगा? ये ऑलरेडी टूटा पड़ा, उसमें क्या ही टूटने के लिए बचा है। तो वो नहीं टूटेंगे, वो ऑलमोस्ट 350-360 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, वो सपोर्ट है उसके लिए, अच्छा वहाँ वो होल्ड करेगा। तो बहुत बुरी बुरी खबरों को भी वो झेल जाएगा वहाँ पर। सो इसीलिए कुछ चीज़ें फंडामेंटल पे चलती हैं, और ये दोनों के फंडामेंटल इस तरह के कि ये लॉन्ग जा सकते हैं। सो आप कॉल वैसे ले सकते हो। और रही बात जुबलेंट इंग्रेविया, थैंक यू। पहले ही मैंने बोला, आज भी मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि 379 का स्टॉप लॉस लीजिए, बने रहिए जहाँ तक तेज़ी मिले। अगर आपको लगता है पैसा बचाना है मुझे अपना, तो आप थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर लेते जाओ। 330 ले लो, 350 ले लो, ऐसे 430 ले लो, 450 ले लो, और बढ़ाते जाओ स्टॉप लॉस ऊपर। जहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया वही आपकी किस्मत में था। एमएमटीसी, क्योंकि पूरा पीएसयू भाग रहा है, बीएचईएल, एनएलसी, एनबीसीसी, एनाल्को, तो एमएमटीसी भी उसके साथ साथ चल रहा है। बट अगेन एमएमटीसी के धंधे को देख कर ना, इसका भाव ज़ीरो भी हो जाए कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि इसके धंधे में बहुत कुछ नहीं है। ये टीटीएमएल, ये उस तरह की कंपनियां जिनके धंधे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इनके भाव को, लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं, क्योंकि ठीक है सभी कुछ चलता है बाज़ार में, तो फंडामेंटली सपोर्ट नहीं है इनके भाव को। आपको तेज़ी मिल रही है, मोमेंटम मिल रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, आप कॉल ले सकते हो उसके हिसाब से। ओके, कैन आई मेक फेस्ट पोजीशन अदानी टोटल गैस? अदानी टोटल नहीं विशाल जी, मुझे अगर लगता है अगर आपको कुछ लेना है तो अदानी ट्रांस एक बार को ले सकते हो। आज का फॉल ठीक भी था, 900 के नीचे आ गया है, ले लो, थोड़ा सा ऐड कर लो। इतनी एपेटाइट रखना कि थोड़ा और नीचे मिल जाए तो ऐड कर लेना। लेने लायक अदानी टोटल नहीं, अदानी ट्रांस, अदानी पावर और अदानी विल्मर, ये 3 नाम लग रहे हैं। बाकी अदानी पोर्ट तो है ही। तो ये 4 नाम जिनको आप देख सकते हो। अदरवाइज मैप माई इंडिया फ्रॉम IPO, शैल आई होल्ड? एंड एमटार, शेड आई ऐड मोर लिटिल अबव माई ओल्ड बाइंग लेवल ऑफ 1911? सर मैप माई इंडिया में तो एटलीस्ट आप IPO से हो तो आपकी कॉस्ट तो मेरे ख्याल डबल ट्रिपल के अराउंड हो रही होगी, तो आप कैपिटल तो निकाल ही लो इसमें से।
बाकी पोजीशन आप बने रहो। दो अच्छी चीज़ें हैं, एक तो एमजी का टाइप था ही इनका और हुंडई के साथ भी उन्होंने टाइप कर लिया अपनी सर्विसेज देने के लिए। कुछ सर्विसेज ये डिफेंस और बाकी एंसिलरी रिलेटेड प्रोवाइड्स करा रहे हैं, तो इसलिए भी एक बार वो ठीक लग रही है। लेकिन नंबर में सब कुछ आना चाहिए और नंबर बहुत सपोर्टिव है नहीं, वैल्यूएशन नंबर के हिसाब से बहुत महंगे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैपिटल निकाल लो, बाकी पैसों से बने रहो फ्री के शेयरों में। और रही बात एमटार में, एमटार आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, लेकिन एक गैप रीजनेबल ले लो, आपकी कॉस्ट से थोड़ा नीचे आ जाए तो आप ऐड करो। इतने माइनर गैप में ऐड मत करो, थोड़ा गैप आने दीजिए। बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो दो चीज़ें आईपीओ केस में, पहला इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन कभी सपोर्टिव नहीं होते। क्योंकि कोई भी आईपीओ आज की डेट में जो आता है, पिछले मतलब मेरे ख्याल से डीमार्ट के बाद से ऐसे बहुत ही रेयर कोई आईपीओ मिलेगा आपको जहाँ पे फेयरली प्राइसिंग की गई हो। तो फेयरली प्राइसिंग जिस आईपीओ की होगी वहीं पर ही आपको वैल्यू दिखाई पड़ेगी। तो मेदांत मतलब एक 100 रुपये की कंपनी ऑफ रिकॉर्ड यानी नॉन लिस्टेड स्पेस में, लिस्टेड तक आते आते वो 400 बन जाती है, सब्सक्रिप्शन मिलता है उसको 600 वाला, लिस्ट होती है वो 800 पे, लेकिन भाव तो वही 100 ही था और 800 पे लिस्ट हो रही है। तो ऐसा तो ऑलरेडी उसको दिख रहा है। तो इस तरह ही कंपनी में आप कितना ही प्रीमियम और कमांड कर पाओगे। तो एक लेवल के बाद उसको नीचे आना ही होता है। तो कभी या तो उसकी ईपीएस बढ़े तो 100 रुपये का आइटम बढ़ के नीचे से 300-400 रुपये पहुँचे और ऊपर से थोड़ा करेक्ट होकर 400 रुपये आ जाए या 500 रुपये आ जाए, तब जाके राइट साइज़ होगा। जो EMIL के क्लासिक केस में था, EMIL का IPO आया था 60 रुपये पे, वो चल के गया 100 रुपये, वहाँ से वो राइट साइज़ हुआ, नीचे आया, कंपनी ने केपेक्स की बात करी, केपेक्स हुआ, नंबर थोड़े बेटर हुए, तो एक तरफ से नंबर को सपोर्ट आया, दूसरी तरफ से शेयर करेक्ट हो गया, दोनों चीज़ें जाके मैच हुई कहीं 70-80 रुपये की रेंज में, कंसोलिडेट किया और आज 150 रुपये आ गया। सो ये तरह का सिनेरियो मिल जाए तो बात अलग है। ये सिनेरियो नहीं है तो मेजरली मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर आ रही हैं, तो बहुत ही कंजर्वेटिव साइड पर इनको देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर आईपीओ में पैसा डाल के आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी दिखाई पड़ जाए, और ज़रूरी नहीं है जो स्टोरी बताई जा रही हो वो स्टोरी लॉन्ग टर्म में हो भी काम की। तो इतने सालों से बहुत सारी स्टोरियाँ बदली हैं। इसी पिछले 20 साल के अंतराल में हमने ईयर 2K की स्टोरी भी देखी है, इसी 20 साल के अंतराल में CNG की स्टोरी भी देखी है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ आती गई और फेज़ आउट होती चली गई। सो हमेशा हर स्टोरी प्रोमिनेंट अगर है तो वो नंबर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और नंबर इज़ द ओनली बेंचमार्क जिससे अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अलावा। प्रॉफिटेबिलिटी जिसको सपोर्ट करेगी आप उसी के साथ ही रहोगे, भले उसका नाम कुछ भी हो, वो TCS हो या यस बैंक हो, हार्डली मैटर्स। ओके चलिए वापस चलते हैं अब यूट्यूब पे कुछ सवालों को लेकर भी। रिलायंस प्राइस फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर रहे हो तो 2250-2300 वही मैक्सिमम डाउनसाइड होता है अगर खुल जाता है तो भी, लेकिन AGM तो कुछ कह नहीं सकते, मंडे को AGM रिलायंस की। और अगर आप रिलायंस जियो फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं तो सर अभी ये सर्किट शायद और कंटिन्यू करें, क्योंकि वही एक ट्रिगर जो मैंने पहले दिन बोला आज भी बोल रहा हूँ कि जियो फाइनेंशियल क्योंकि निफ्टी का हिस्सा नहीं था, तो जितने भी फंड्स जिनको रिलायंस की एवेज में जियो के शेयर मिल गए हैं और वो निफ्टी के हिस्से में ही या निफ्टी की कंपनियों में ही पैसा डालते हैं, उनके लिए कंपलसरी अपने शेयरों को बेचना होगा। वो कंपलसरी सेल ऑफ आप स्टॉक में देख रहे हैं। वो कंपलसरी सेल ऑफ 3 सर्किट तक अगर होता रहेगा तो उसको फर्दर एक्सटेंड करके 3 और कर दिए जाएंगे, जो अब आज से हो गया लागू। तो 28 तारीख तक के लिए 3 सर्किट लगेंगे। 28 तारीख तक एज्यूम करता हूँ कि शायद सारी इक्विटी छूट जानी चाहिए, तब इसका दाम कहीं 170 नहीं 190 और 200 की रेंज में आ जाएगा। वो दाम एक बार को फेयर दाम होगा जहाँ पे एंटर किया जा सकता है, लेकिन तब तक के लिए यह सेल ऑफ रहेगा। और इससे पैनिक मत होइए, क्योंकि वो निफ्टी बेस्ड फंड्स की ही सेलिंग है। तो वो निफ्टी बेस्ड सेलिंग की, क्योंकि T+2 में अगर कोई शेयर है तो उसको 2 ही तरीके से खरीदा जा सकता है कि या तो आप खरीदोगे तो डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी, और T+2 में तो आप बेचोगे तो आपको डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी। तो अगर कोई डिलीवरी छोड़ रहा है और 8-8 करोड़ शेयरों का सर्किट लग रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा फंड बेच रहा है जिसके पास इसकी माल पड़ा है। वो फंड कौन हो सकते हैं? वो फंड वही हो सकते हैं जिनके पास निफ्टी के शेयर है और जिनको मतलब जो सिर्फ निफ्टी के शेयरों में पैसा डाल सकते हैं और उनको जियो मिल गया है। कल एक हेडलाइन भी चल रही थी कि LIC ने रिलायंस जियो में 6% स्टेक खरीदा। ऐसा कुछ नहीं खरीदा। LIC के टोटल AUM का 10% हिस्सा जो है वो इक्विटी AUM है 8 लाख करोड़ का। उस 8 लाख करोड़ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में है, और वो करीब 6.67% हिस्सेदारी ओन करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। अब क्योंकि LIC रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.67% हिस्सेदारी ओन करता है, तो उसको ऑटोमेटिकली जियो की 6.67% हिस्सेदारी मिल गई है, और वो LIC नहीं बेचेगा, क्योंकि LIC इंडेक्स बेस्ड फंड में निवेश नहीं कर रहा। LIC कोई स्कीम अगर इंडेक्स बेस्ड फंड में निवेश करती होगी और उस स्कीम के अंदर जियो होगा तो वो बेचेंगे। तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं
जो कि हो रहे हैं और जिसकी वजह से बिकवाली आ रही है। सो पैनिक स्टेट वाली कोई सिचुएशन यहाँ नहीं है, बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि सेल ऑफ चल रहा है, सेल ऑफ जहाँ थमे और स्टेबल हो वहाँ से आपके लिए एक नया एवेन्यू खुल सकते हैं। ओके, मिसेस बेक्टर, लक्ष्मण जी, मतलब पहली बार ये सवाल किसी ने पूछा है यहाँ पर, लेकिन आई एम पर्सनली फाइंडिंग दिस कंपनी वेरी नाइस। 1030 के ऊपर है। आज ही मैं एक डू यू नो बना के आया हूँ, आजकल या वीकेंड पे आपको दिखाई पड़ जाएगा मिसेस बेक्टर का डू यू नो। तो कंपनी के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब पढ़ रहा था डू यू नो के लिए माल, तो मेरे को बहुत कुछ अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में। कुछ चीज़ें बता देता हूँ, पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है बहुत, लेकिन हाँ फिर भी मैनेजमेंट बहुत सालों से काम कर रही है। रजनी बेक्टर ने कंपनी शुरू की थी और कंपनी मैकडॉनल्ड, KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोस और रेलवेज़ और कैंटीन, CSD कैंटीन, इन सब के लिए सप्लाई करती है। कैडबरी की बिस्किट है ओरियो, जो अक्सर आप खाते होंगे, वो ओरियो बिस्किट इंडिया में मैन्युफैक्चर यही करते हैं, इनके लुधियाना वाले प्लांट से। और इंडिया के टोटल और ख़ुद के बिस्किट भी इनके आते हैं क्रीमिका के नाम से, और क्रीमिका के नाम से केचप एंड सॉस के मेजर सप्लायर हैं, और क्वेकर के लिए भी सप्लाई करते हैं। तो इस तरह के मेजर कस्टमर्स हैं इनके, और 25 साल से ये सप्लाई कर रहे हैं क्वेकर को, 27 साल से सप्लाई कर रहे हैं मैकडॉनल्ड को। मैकडॉनल्ड को इंडिया में आए हुए 27 साल हुए हैं, और 27 साल से ही ये मैकडॉनल्ड के सप्लायर हैं। और एक बार कोई मैकडॉनल्ड का सप्लायर बन जाता है तो उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड उस लेवल पे चले जाते हैं कि उसको किसी मल्टीनेशनल से टाइप करने में दिक्कत नहीं होती, जो इनके साथ हुआ है। जैसे ही वो मैकडॉनल्ड टाइप हुआ, वैसे ही इनके सारे टाइप खुल गए, डोमिनोज के और KFC के, यम फूड के एंड ऑल के। तो वो कंटिन्यू करेगा इनका, और ये स्टैंडर्ड प्लेयर हैं उसके। सो अच्छी कंपनी है। 4% रेवेन्यूज़ ये उठाते हैं, टोटल बिस्किट मार्केट शेयर रखते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट होने वाले बिस्किट का 12% हिस्सा ये लेकर आते हैं, और करीब 30 लाख बन पर डे का प्रोडक्शन है, यानी कि 1 सेकंड में 13 बन ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के नंबर्स मुझे याद है अभी, क्योंकि डू यू नो किया है, लेकिन अच्छी कंपनी है, आप इसमें बने रह सकते हो। नंबर्स भी ठीक है, बस महंगा है, तो नीचे मिलता जाए तो आराम से ऐड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अदानी पावर होल्ड करिए, और नीचे मिले अरीब खान साहब तो और ऐड करते रहिए शांति से। नंबर अच्छे हैं, चलने लायक स्टॉक है, 1-2 जर्क से आप परेशान मत होइएगा। ओके, सर प्लीज़ कमेंट ऑन SKF India, Tata Chemical and KPIT. I have 100 share each since 2020. Should I wait for bonus or just keep it for long term? KPIT price was 40 and SKF was 1500. सर मल्टीपल टाइम तो गेन हो चुका है। आप ये कर सकते हो कि KPIT के 10 शेयर बेच के आपकी कैपिटल निकल आएगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयरों को हमेशा के लिए छोड़ दो। आपका KPIT भी अच्छा कंपनी है, SKF भी अच्छी कंपनी है, और टाटा केमिकल भी अच्छी कंपनी है, और तीनों उस दाम पे आपने खरीदा जो शायद ही दोबारा कभी देखने को मिले भी। अगर दोबारा मिल गया तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, उस दिन आप उसको जितना मर्जी लोड कर लेना। लेकिन अगर वो दाम नहीं मिलता तो अभी के लिए आप आराम से बैठो, अपनी कैपिटल निकाल लो, बस ये कैपिटल इज़ प्रायोरिटी। कैपिटल निकाल लो और फ्री का शेयर छोड़ दो, या लगता है वो चलो कैपिटल नहीं, थोड़ा और पैसा भी चाहिए, तो आप हाफ शेयर खाली कर दो। हाफ शेयर खाली करते कैपिटल निकल आएगा, प्रॉफिट भी निकल आएगा, उससे कोई नई अपॉर्चुनिटी तलाशते रहो, और फ्री का शेयर को आप हमेशा के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। शेट्टी सर, मैं फेडरल बैंक ऑप्शंस मैं 1-2 दिन के लिए ट्रैक नहीं करता मार्केट, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप गलत प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछ रहे हो, एटलीस्ट मुझसे। सर, कैन आई इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट इन अदानी ट्रांसमिशन? यू कैन इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट इन अदानी ट्रांसमिशन, जितना मेरे को लगता है कि चलना चाहिए। 760 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप ध्यान रखना। 760 को चलो थोड़ा और कंजर्वेटिव कर देता हूँ, 750 का स्टॉप लॉस ले लो, और आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 कंपनी में चीज़ें चेंज हो रही हैं, पिकअप आ रहा है, और ऑर्डर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, नंबर भी ठीक थे इस बार के, तो थोड़ा एंटर किया जा सकता है, और करेक्शन आ भी चुका है, राइट साइज़ हो चुका है एक्चुअल में। और 750 पे 760 पे GQG का इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो भी एक बढ़िया बेट है, जिसके आधार पर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए, फिलहाल इतने सवालों शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी अब कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, बाकी डिजिटल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप सभी को शुभकामनाएं भारत के इस बड़े कदम के ऊपर, जो कि चांद में कुछ ही देर में भारत अचीव करने वाला है। होप वो जल्दी कर ले और ये सक्सेस हमें ज़रूर मिले। थैंक यू।